Hello friends, hope you all are doing well. In this particular video, we will be talking about Tata Harrier and Tata Safari's recent crash test ratings which have come from Global NCAP. पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम GNCAP के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, उनके टेस्ट क्रैश टेस्ट कैसे होते हैं। तो उसको समझने के बाद हमारे को हैरियर और सफारी के टेस्टिंग की रेटिंग को समझना बहुत इजी हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाटा सफारी हैरियर की रेटिंग्स को। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाटा का जो USP है, सेफ्टी है, सेलिंग पॉइंट ऑफ देयर कार्स and what is my take on Harrier and Safari's recent facelift and what lies ahead for Tata as a brand. So let's start the video. So सबसे पहले तो हम ये जानेंगे GNCAP है क्या। GNCAP मीन्स ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोटोकॉल। तो ये एक NGO है UK बेस्ड, जो कि गाड़ियों की सेफ्टी के रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि सेफ्टी को एक मेजर USP रखना चाहते हैं फॉर और मैन्युफैक्चरर्स की हमारी गाड़ियों में हमें सेफ़र गाड़ियाँ मिलें और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे करें जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स हमें सेफ़र गाड़ियाँ प्रोवाइड करें। सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना है, बेसिकली इनका मुद्दा और इनका उद्देश्य यही है। सो 2014 में इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सेफर कार्स फॉर इंडिया, इन विच दे हैव टेस्टेड मोर देन 50 कार्स। अभी रिसेंटली 2022 में इन्होंने प्रोटोकॉल्स में कुछ अपग्रेड आया है, जिसके अंदर कुछ गाड़ियाँ टेस्ट हुई हैं, कुछ मारुति की गाड़ियाँ टेस्ट हुई थी जो कि कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी। इसके अंदर स्विफ्ट थी, एक्सप्रेसो थी, आल्टो थी, वैगन आर थी। देन वॉक्सवैगन की और स्कोडा की जो SUVs हैं, कुशैक और टाइगून, ये टेस्ट हुई जो 5 स्टार रेटिंग लेकर आई। फिर उनकी सेडान्स टेस्ट हुई, वर्टस और स्लाविया, वो भी 5 स्टार लेकर आई। महिंद्रा की स्कॉर्पियो टेस्ट हुई, उसने भी 5 स्टार स्कोर किया। अब टाटा की हैरियर और सफारी ने भी 5 स्टार स्कोर किया। सो तो GNCAP क्रैश टेस्टिंग में करता क्या है, तो पहले जो इनके टेस्ट होते थे उसमें ये सिर्फ फ्रंटल टेस्ट करते थे और ज़्यादातर पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स को देखते थे। अब इन्होंने एक्टिव सेफ्टी सिस्टम एंड पैसिव सेफ्टी सिस्टम दोनों को टेस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ा पैसिव में थोड़ा भी ज़्यादा इनके टेस्ट स्ट्रिंजेंट हो गई हैं। पहले साइड इम्पैक्ट टेस्ट वगैरह नहीं काउंट करते थे इन द स्कोरिंग सिस्टम भी चेंज हो गया है। तो लेट्स सी इनमें करते क्या हैं। तो फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेटल बैरियर के साथ फ्रंट क्रैश करते हैं, जो कि 64 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को फ्रंटल जो ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर है उसे हिट करते हैं, जो कि एक तरह का 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दो गाड़ियाँ अगर टकराएं तो इसको एमुलेट करते हैं। तो इसमें 16 पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। तो ये पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, जो ये पॉइंट्स हम कैलकुलेट करने की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गाड़ियों में डमीज़ होती हैं जो मिडिल एज एडल्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, पैसेंजर साइड में भी, ड्राइवर साइड में भी। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की आइसोफिक्स सीट्स माउंट्स रियर गाड़ी के पीछे होती हैं, जो कि आइसोफिक्स माउंट के साथ अटैच होती हैं और उनमें 3 ईयर्स और 18 मंथ्स का डमी यूज़ करते हैं ग्लोबल NCAP फॉर क्रैश टेस्टिंग। अब जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट जो रेटिंग होती है वो उसी सीट के लिए वैलिड होती है, जो सीट जो उसी आइसोफिक्स उसी चाइल्ड रिस्ट्रेंट सीट के लिए वैलिड होती है, जो कि ग्लोबल NCAP अपनी टेस्ट में यूज़ करता है, करेक्ट। फिर उसके बाद आ गया साइड इम्पैक्ट टेस्ट। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, एक मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर को ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हिट करते हैं। बैरियर का जो वेट होता है वो 950 किलोग्राम्स होता है, जो कि एक स्मॉल कार को रिप्रेजेंट करता है। वो स्मॉल कार को हिट करती हैं टू द साइड ऑफ द व्हीकल। इसमें भी 16 पॉइंट्स होते हैं। फिर 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर्स के लिए। तो मिनिमम आपको 1 नंबर तो स्कोर करना पड़ेगा सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए, अगर आपको 5 स्टार रेटिंग चाहिए। तो एक सीट बेल्ट रिमाइंडर के जो पॉइंट होते हैं 0.5 होता है। देन पोल टेस्ट भी करते हैं। पोल टेस्ट में कोई मार्किंग नहीं है आई गेस, जितना मैंने पढ़ा है। तो पोल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, 29 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को एक स्टैंडिंग पोल के साथ हिट करते हैं टू सी द साइड प्रोटेक्शन ऑफ द कार। सो EAC को भी टेस्ट करते हैं, मूव टेस्ट बोलते हैं जिसको, EAC को टेस्ट करते हैं। फिर कुछ UN के 127 के अंदर रेगुलेशंस हैं, पेडेस्ट्रियन चाइल्ड हेडफॉर्म को टेस्ट करते हैं एंड पेडेस्ट्रियन
लोअर लेग फॉर्म को टेस्ट करते हैं। पेडेस्ट्रियन चाइल्ड हेड फॉर्म में 40 किलोमीटर आर की स्पीड पे डमी को हेड की डमी को बोनट पे हिट करते हैं टू सी वेदर द कार इज कंप्लाइंग विद द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स। देन पेडेस्ट्रियन लोअर लेग को हिट करते हैं बम्पर के साथ। तो ये दोनों जो पेडेस्ट्रियन जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें गाड़ियों को कंप्लाई करना होता है। एंड आई थिंक इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस GTR 9 UN 127 रेगुलेशंस। तो हमारी गाड़ियाँ पहले ही ये इनको कंप्लाई करती हैं। सो जो गाड़ियाँ यूजली GNCAP टेस्ट करता है वो बेस मॉडल्स टेस्ट करता है। सो जो हैरियर और सफारी अभी टेस्ट हुई थी उसके अंदर 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड थे, EAC भी स्टैंडर्ड था, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद लोड लिमिटर्स भी उन गाड़ियों के अंदर था। तो अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 34 मार्क्स है मैक्सिमम, चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 49 है मार्क्स मैक्सिमम। तो टाटा हैरियर और सफारी ने ब्रिलियंटली स्कोर किया है। अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 34 में से दे गॉट 33.05 मार्क्स एंड इन COP चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में दे गॉट अराउंड 45 मार्क्स फ्रॉम 49। एंड जो सफारी और हैरियर की जो रेटिंग्स हैं 5 स्टार तो हैं ही हैं, बट दे हैव गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम द अवेलेबल स्कोरिंग बाय ग्लोबल NCAP। सो अब देखते हैं कि इसमें टाटा हैरियर में रेटिंग्स की जो फ्रंटल क्रैश टेस्ट हुआ टाटा का, तो उसके अंदर जो उन्होंने डमीज़ में जो हमें जो उन्होंने इन्फर किया GNCAP ने, उन्होंने ये इन्फर किया कि जो बॉडी जो हेड एंड नेक है उसके लिए प्रोटेक्शन गुड है, और जो चेस्ट है उसके लिए एडिक्वेट है, नी टिबिया वगैरह के लिए गुड है। कहीं पे भी जो ये साइड इम्पैक्ट या फ्रंटल में कहीं पे भी वो मार्जिनल नहीं आया, शायद एक जगह पे मार्जिनल आया जो साइड पोल टेस्ट में सिर्फ एक चेस्ट की प्रोटेक्शन को मार्जिनल आया, अदरवाइज सब जगह गुड और एडिक्वेट ही आया है। एंड जो हमारा बॉडी शेल की जो इंटीग्रिटी है फ्रंटल उसको स्टेबल करार दिया है GNCAP ने, एंड फुटवेल एरिया को भी स्टेबल दिया है। जो स्टेबल बॉडी शेल का मतलब ये होता है कि वो इससे भी ज़्यादा लोड को विदस्टैंड कर सकते हैं। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में और साइड जो टेस्ट है उसमें भी जो कर्टन एयर बैग्स थे, बिकॉज वो 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हैं, 2 फ्रंटल हैं, 2 साइड वाले हैं और 2 कर्टन हैं, तो उसमें भी प्रोटेक्शन गुड मार्क की गई है एज पर GNCAP। सो ये तो बातचीत होगी हमारी GNCAP के बारे में और टाटा हैरियर और सफारी की क्रैश टेस्टिंग की रेटिंग के बारे में। एंड एज एन इंडियन, एज ऑटो एंथुजियास्ट विच फॉलोज इंडियन car manufacturers, we should be proud that Tata has again proved that they provide us safety cars. But there are some pitfalls and there are a lot of things which need to be conveyed and which need to be talked about. So Tata Harrier and Safari, they were being sold from Harrier was launched in 2019। तो 2019 से 2023 आ गया, तो इतना टाइम टाटा ने लगाया टू गिव अस अ क्रैश टेस्टिंग ऑफ हैरियर। सो इट वाज नॉट डन। ठीक है, ये जो अभी टेस्ट रेटिंग्स आई हैं ये नई गाड़ियों के लिए वैलिड है, ये पुरानी के लिए वैलिड नहीं है। यस, बट चैसी वही है, स्ट्रक्चर वही है, तो ये हम मान के ही चल रहे हैं कि वो गाड़ियाँ भी हमारी सेफ़ होंगी। रेटिंग्स में क्या होगा दैट वी कांट सी अनलेस दोज कार्स आर टेस्टेड, which never got tested। And it always was very surprising that Tata, which talks about safety, they have not got their Harrier and Safari tested। So that monkey is out of the hat now, जो भी बोलते हैं rabbit out of hat भी। So next is Tata has sold all their cars as safety as their unique selling point। तो Tata is the only manufacturer in India which is not giving us middle passenger headrest in any of their cars। सो दिस इज़ अगेन अ मिस। सो ठीक है, वो सेफ्टी बोलते हैं भी हमारी कार सेफ़ है, ठीक है, मान लिया सब कुछ। हम तो क्रैश टेस्टिंग को मानते हैं, हम ना मैं पिंच टेस्ट को मानता हूँ, ना मैं थर्ड टेस्ट को मानता हूँ, ना मैं बोन टेस्ट को मानता हूँ, एंड ना ही मैं जो विजिबल एक्सीडेंट्स हैं उनके बेसिस पे अपनी परसेप्शन बनाता हूँ कि गाड़ी सेफ़ है कि अनसेफ है। ठीक है, तो सो मिसिंग रियर पैसेंजर हेडरेस्ट इन ऑल देयर कार्स is not good for a brand which says that कि मैं गाड़ियाँ safety as unique selling point बेचता हूँ। So that is not done। Hope Tata improves in this aspect। So
एक उसके बाद हमारी ये जो रेटिंग्स हैं, ये जो रेटिंग्स होती हैं जी एन कैप की, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कार को उसी प्रोटोकॉल के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। सपोजिटली अब ये टाटा हैरियर सफारी की रेटिंग आई है, इसको हम वर्टस या वरना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वर्टस और वरना सेम एक सेडान सेगमेंट है, उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। इधर हमारा जो एसयूवी है हैरियर और सफारी, यू कैन कंपेयर इट विद महिंद्रा स्कॉर्पियो, बिकॉज सेम प्रोटोकॉल्स के साथ टेस्ट हुई हैं। तो ये रेटिंग्स हम एक्सयूवी 700 के साथ नहीं शेयर कर सकते, नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज एक्सयूवी 700 वॉज टेस्टेड इन 2021, वो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट थे, अब के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। और हर क्रैश टेस्टिंग की एक रेटिंग मियाद होती है। अब जैसे 2022 में अपग्रेड हुआ है जी एन का, आगे जाके भी ये अपग्रेड हो जाएगा, तो रेटिंग्स की एक वैलिडिटी होती है। देन अब हम आते हैं टाटा के नेक्स्ट फेज पे, जो मुझे लगता है कि टाटा नाउ इज मूविंग टूवर्ड्स सेलिंग कार्स with more premium. Why I say that is because टाटा करंटली जो अब अपनी हैरियर और सफारी बेच रहे हैं, ये वो उनकी 15.49 लाख की हैरियर स्टार्ट हो जाती है, जो 25 लाख तक जाती है। सफारी 16.19 लाख की शुरू होती है, जो 27.34 लाख तक जाती है, जो कि प्रीमियम ही है ये गाड़ियाँ, और इनके प्राइसेस भी हाई एंड पे चले जाते हैं। जब इनकी नेक्सॉन लॉन्च हुई थी पेट्रोल वाली, जो 5.85 लाख की लॉन्च हुई थी, और डीजल 6.85 लाख की थी। अब की जो नेक्सॉन फेस लिफ्टेड है, वो 8.10 लाख से शुरू होता है उनका पेट्रोल, और 13 लाख का जाता है। डीजल 11 लाख से शुरू होता है और 14.89 लाख पे जाता है। ऑटोमेटिक 11.70 से शुरू होता है, 15.50 तक जाता है। तो अब गाड़ियाँ टाटा की प्राइस पॉइंट पे भी नहीं प्ले कर पाएंगे टाटा, because now they are entering into something which I call for a brand is कि lesser amount of vehicles पे भी वो ज़्यादा प्रीमियम अब कैच इन करना चाहेंगे, बिकॉज सेफ्टी एज यूनिक सेलिंग पॉइंट से उन्होंने एक कस्टमर बेस भी बना लिए, फैंस भी बना लिए हैं, और एक पर्टिकुलर ग्राहक को अब वो कैटर कर रहे हैं। सो अब जो उनका लेवल है वो एक प्रीमियम की तरफ जा रहा है। तो आई होप टाटा की जो निगल्स हो जाती हैं कभी कभी क्वालिटी में, इनकन्सिस्टेंसीज जो उनकी गाड़ियों में रहती हैं, दे टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज नाउ दे आर नंबर 3 in the top 10 manufacturers in India. So I hope Tata maintains this number 3 position, and maybe they go to number 2 also. बट उनको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उनकी अब ये गाड़ियाँ आ रही हैं, अब ये एक उनका परसेप्शन चेंज हो गया है अब कस्टमर्स का। जैसे मारुति में होता था कि 10 लाख से ऊपर की गाड़ी मारुति हम इमेजिन नहीं कर पाते थे, अब वो 20 लाख तक चली गई हैं। ऐसा ही अब टाटा से शुरू हो जाएगा, बिकॉज रिसेंट फेसलिफ्ट से टाटा की गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ गई है इन कंपैरिजन विद प्रीडिसेसर मॉडल्स विच दे वर ऑफरिंग। एंड आगे जाके मुझे लगता है कि पंच भी आप फेसलिफ्ट हो जाएगी, वो भी महंगी हो जाएगी अब के मुकाबले से। देन नेक्सॉन और हैरियर के प्राइसिंग तो हमें मालूम ही है बढ़ गए हैं। तो what road ahead lies for Tata? Most likely Tata will launch their Punch EV in coming months. I expect it's nothing official, this is just my hunch that Punch EV आएगी। उसके बाद they will be launching Curve in EV avatar, then a petrol one, एंड देन हमें मिलेगी हैरियर और सफारी पेट्रोल वर्जन्स। सो हैरियर सफारी जो अभी हमें डीजल में मिलेंगी, मैनुअल में, ऑटोमेटिक में, इनके जो कंपटीशन में जीप कंपास है, हेक्टर है, एंड हमारी क्राउड फेवरेट एक्सयूवी 700 है। तो एक्सयूवी 700 में आपको हर टाइप का ट्रांसमिशन मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, मैनुअल मिल जाता है, फिर आपको पेट्रोल भी मिल जाती है, ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाता है। हेक्टर के अंदर हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, सीवीटी मिल जाता है। आई थिंक सो, आई एम करेक्टेड, सीवीटी मिलता है उसमें, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। देन कंपस में अभी हमें डीजल मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि टाटा ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। दे शुड हैव लॉन्च देयर GDI इंजन्स जो उन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाए थे। दे आर डिलेइंग इट फॉर रीजन बेस्ट नोन फॉर देम,
बट एवरीवन होप दैट पेट्रोल इंजन टाटा का हैरियर और सफारी में आ जाता, बिकॉज उसी पेट्रोल वाली से दे कुड हैव गॉट 20-30% सेल्स मोर ऑफ द करंट हैरियर एंड सफारी, क्योंकि अगर XUV700 से कम्पीट करना है तो आपको उतने ट्रांसमिशन देने पड़ेंगे. इट इज़ सैड टू सी दैट टाटा इज़ नॉट ऑफरिंग एनी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट. जो उनके मैन्युफैक्चरर जो SUV में नहीं भी होते थे वो भी अब ऑल व्हील ड्राइव दे रहे हैं. मैं पॉइंट कर रहा हूँ ग्रैंड विटारा AWD वेरिएंट की. Mahindra is always known for Mahindra has been always known for their SUVs and their all-wheel drive options and all those things. So current facelift Harrier और Safari का it's really updated. फ्रंट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. नाउ दे गेट प्रॉपर LED सेटअप रियर में और फ्रंट में. कुछ निगल्स हमने देखे हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज देखे हैं इन द रिव्यूज़. I hope Tata fixes those, but overall Harrier and Safari are now very compelling package versus the diesel variants of XUV700, Hector as well as Compass. So I think in this video, after this video, you would be more aware about GNCAP and more aware about how the ratings go. So थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड वीडियो क्लास में हमारा वही मैसेज रहेगा, बी अ डिफेंसिव ड्राइवर, फॉलो और सेफ्टी रूल्स एंड बी अ टेस्ट मैच ओपनर ड्राइवर, लेट एवरीवन पास. हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें पॉइंट A से पॉइंट B पहुँचना है सिंगल पीस. हमें रोड रेज में नहीं पड़ना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.